देखिए, आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे हीट चैप्टर का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है पहले समझिए। जो कुछ भी हम लोग इस थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में जो भी डिफाइन कर रहे हैं वो हम लोग किसके लिए डिफाइन कर रहे हैं, एक सिस्टम के लिए डिफाइन कर रहे हैं। तो सपोज पहले हम तो एक सिस्टम कंसीडर करना पड़ेगा। सिस्टम क्या है, मान लीजिए एक कंटेनर है, कंटेनर में गैस भरा हुआ है, यहाँ पिस्टन लगा हुआ है। अब क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, यहाँ से अगर हीट देंगे, इस सिस्टम को अगर हीट देते हैं तो ये सिस्टम को हीट देते हैं तो हीट कहाँ यूटिलाइज करेगा। तो सिस्टम के पास देखिए दो स्कोप है हीट यूटिलाइज करने के लिए। पहला स्कोप है कि ये कुछ ना कुछ वर्क डन करेगा। वर्क डन करने का मतलब ये अपने वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा, और दूसरा चीज अपने इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर सकता है। दो स्कोप है, पहला है वर्क डन करेगा, दूसरा क्या है इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही बोलता है कि जो भी हीट अगर सिस्टम को देते हैं तो क्या करता है, वर्क डन करता है, और प्लस किस में यूज करता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी में। तो देखिए जो भी हीट यहाँ से हीट एनर्जी दिया गया वो दो जगह यूज कर लिया। यानी कह सकते हैं कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है किस पे बेस्ड है, ये बेस्ड है आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी को ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना क्रिएट किया जा सकता है। तो यहाँ से हमने हीट दिया तो क्या किया, सारा का सारा हीट यूटिलाइज हो गया। यानी कि पहला हुआ वर्क डन में, दूसरा क्या हो गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी में। तो ये आपका हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब क्या करेंगे हम लोग डिफरेंट प्रोसेस के तरह इस सिस्टम में चेंज लाएंगे, और हम लोग पता करेंगे कि सिस्टम के का वर्क डन कितना हुआ और इसका इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज हुआ। तो हम लोग जैसे पढ़े हैं कि कितने सारे प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोबारिक है, आइसोकोरिक्स है। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग कंसीडर करते हैं क्या, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस। अब हमको पता है आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, किसी भी सिस्टम में चेंज लाते हैं किसके थ्रू, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के। यहाँ कौन कौन सा पैरामीटर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, तीन तरह का पैरामीटर है। हमने क्या किया कि टेम्परेचर को कांस्टेंट करके इसके प्रेशर और वॉल्यूम में चेंजिंग ला रहे हैं या स्टेट में चेंजिंग ला रहे हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में हम लोग पता करेंगे कि कितना वर्क डन कर रहा है और कितना इसके एनर्जी में इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा है। तो आपको पता है कि ये जो इंटरनल एनर्जी है ये हमेशा फंक्शन किसका होता है, टेम्परेचर का। अगर इस सिस्टम के टेम्परेचर में कोई चेंज आता है तभी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंजिंग आएगा। अगर इसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता है तो इसके इंटरनल एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमने पहले ही कह दिया कि इसके इस सिस्टम में टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिए। तो टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिए दैट मींस टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं ला रहा है। तो हम कह सकते हैं डायरेक्टली कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगा क्योंकि इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जो भी हीट देंगे यहाँ से, जो भी हीट देंगे वो किस में यूटिलाइज होगा, यूटिलाइज होगा किस में, वर्क डन में। ये आपका होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में। आपसे पूछा जाए कि आइसोथर्मल प्रोसेस में टोटल वर्क डन कितना होता है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टोटल वर्क डन होता है जितना हीट देंगे वो सारा किस में यूटिलाइज होगा, वर्क डन में। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में, जीरो। अब हम लोग यहाँ फाइंड आउट करेंगे कि आइसोथर्मल प्रोसेस में कितना वर्क डन कर सकते हैं। तो देखिए वर्क डन का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, पिछले क्लास में बताए थे। वर्क डन क्या होता है, पी डीवी, जो इनिशियल वॉल्यूम है V1 से V2 तक। मान लीजिए इनिशियल इसका जो वॉल्यूम है V1 है, यहाँ लिखिए इनिशियल वॉल्यूम V1 और फाइनल वॉल्यूम जो हम चेंज ला रहे हैं क्या हो जाएगा, V2। तो V1 से V2 लेके जा रहे हैं तो इसका टेम्परेचर, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V1 से V2 तक। और एक और चीज आपको पता है, हम लोग आइडियल गैस लॉ से जानते हैं कि PV इक्वल टू क्या होता है, nRT। तो PV इक्वल टू, तो P क्या हो जाएगा, nRT और डिवाइडेड बाई V। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो देखिए यहाँ से प्रेशर का वैल्यू यहाँ रखिए PnRT डिवाइडेड बाई V dV। और कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, इनिशियल वॉल्यूम V1 है और फाइनल वॉल्यूम V2 है। इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि टोटल वर्क डन कितना हुआ। तो यहाँ देखिए W इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन nRT, ये पूरा कांस्टेंट टर्म है, टेम्परेचर कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट, और ये है गैस कांस्टेंट। तो इसको बाहर कीजिए nRT
और 1/v dv v1 से v2 तक। अब देखिए w इक्वल टू a ना t और 1/v करेंगे 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, log e पर पावर x। अब देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा log e और यहाँ क्या हो जाएगा v, v1 से v2 तक। अगर हम लोग रखते हैं इसके लिमिट को यहाँ रखते हैं तो क्या लिख सकते हैं w इक्वल टू क्या हो जाएगा a ना t log v2 बाई v1। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में सिस्टम कितना वर्क करेगा इस फॉर्मूले से हमको पता चल गया। चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो गया। तो इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, जो टोटल वर्क डन होगा आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या हो जाएगा a ना t log v2 बाई v1। v2 क्या है फाइनल जो वॉल्यूम हम चेंज ला रहे हैं, v1 क्या है इनिशियल वॉल्यूम। यहाँ से देखिए इनिशियल वॉल्यूम v1 है और फाइनल वॉल्यूम v2 है। तो जो आइसोथर्मल में हमेशा हम लोग की वर्क डन का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे a ना t log v2 बाई v1। तो ये हम लोग पढ़े आइसोथर्मल प्रोसेस में। आगे हम लोग तीन और प्रोसेस पढ़ेंगे। पहला पहला हो गया आइसोथर्मल, अब पढ़ेंगे आइसोकोरिक और आइसोबारिक और एक और है एडियाबैटिक प्रोसेस। तो हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, ये बेस्ड ऑन होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि जितना हीट देंगे उसमें सिस्टम क्या करेगा वर्क डन कर लेगा प्लस अपने इंटरनल एनर्जी में चेंज ला देगा। लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने क्या किया टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया। टेम्परेचर को कांस्टेंट करने की वजह से इंटरनल एनर्जी पर इफेक्ट नहीं पड़ा। जो भी यहाँ हीट दिए वो कहाँ पे यूज हो गया वर्क डन करने में। और जो वर्क डन हमने फाइंड आउट किया क्या हो गया W इक्वल टू a ना t log v2 बाई v1। इनिशियल वॉल्यूम मेरा v1 है और इसको चेंज करके फाइनल वॉल्यूम क्या रख रहे हैं v2 रख रहे हैं, वही है log v2 बाई v1। यहाँ देखिए बेस हमको e लेना है, ठीक है log e v2 बाई v1। अगर इसको 10 देखिए log 10 में लेके आएंगे तो 2.303 a ना t log 10। यहाँ फिर से देखिए जगह नहीं, इसको रख कीजिए W इक्वल टू क्या हो जाएगा a ना t यहाँ 2.303 a ना t log 10 v2 बाई v1। ये वाला फॉर्मूला किसके लिए है जब बेस 10 होगा, जब बेस e होगा तो log v2 बाई v1। जब बेस 10 होगा तो 2.303 क्या हो जाएगा आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस आज हम लोग डिस्कस कर लिए और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे आइसोकोरिक, आइसोबारिक और एडियाबैटिक प्रोसेस।